नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं एन के प्रजापति स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से चैनल पर। और आज जो अभी न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है उन सभी साथियों के लिए, उन सभी बेरोजगार साथियों के लिए जो सरकार की तरफ बड़ी उम्मीदों की नज़रों से आचार संहिता से पहले ये चाह रहे थे कि सरकार जो है कुछ भर्तियां जारी करते हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह सभी साथी जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आरएस का एग्जाम होने के बाद बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो चर्चाओं में ये सुन रहे हैं या चर्चाएं करने पर ये पता चल रहा है कि साहब अब जो है कोई वैकेंसी अभी नहीं आने वाली। पर निश्चित रूप से सरकार जो है पॉजिटिव है। सरकार युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट करने का पूरा पूरा ध्यान रख रही है। इसीलिए अभी आज जैसे ही देखिए, आप कैबिनेट की मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पूर्व, कोटा में हुई थी। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग बिठाई गई तो उसमें ये आप सभी को पता है कि जो कार्मिक विभाग है और जितने भी जो एग्जामिनेशन एजेंसी है, चाहे हमारी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे हमारा आरपीएससी हो, उनके अधिकारियों को भी उसमें निमंत्रित या आमंत्रित किया गया था। तो हमने ये देखा है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि आरपीएससी या जो हमारे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उनके द्वारा जो है भर्तियां निकाली जाएगी। निश्चित रूप से आचार संहिता से कुछ दिन पूर्व, निश्चित रूप से हम सबको पता है कि 9 या 10 तारीख या 8 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है। 9 तारीख को फाइनल डेट, ऐसा लगता है कि 9 तारीख को लग जाएगी। चुनावी बिगुल बज चुका है और साथ ही हमारी सरकार है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमने वादे किए हैं 1 लाख भर्तियों के, तो लगभग वो 1 लाख भर्तियां दी जाए। आप अभी देखेंगे कि जो हमारा शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग के अंदर अभी 3rd ग्रेड वालों की जो काउंसलिंग पूरी होने के बाद उनको जिस तरीके से नियुक्तियां दी जा रही है, 1st ग्रेड की जिस तरीके से उन्होंने कुछ 5-7 दिन में बहुत तेजी से काम किया और नियुक्तियां देने का काम कर रहे हैं। कुछ एक सब्जेक्ट की हो चुकी है, कुछ की काउंसलिंग हो गई है और कुछ की काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया। निश्चित रूप से उनको भी नियुक्ति आचार संहिता से पहले दी जाएगी। और साथ ही जो भर्तियां वेटिंग थी, चाहे 1st ग्रेड ले लो चाहे 2nd ग्रेड ले लो, उनका भी विज्ञप्ति बिल्कुल आप ये समझिए आज या कल आपको देखने को मिलने वाली है। उसी क्रम में आज देख लेते हैं कि आज कौन सी नई भर्ती आई है। तो कौन सी भर्ती आई देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें तो हमारे सामने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का विज्ञापन दिया गया है जो कि आज ही 6/10/2023 को जारी हुआ है। और इसके अंदर जो हमारी भर्ती जारी की गई है वो जारी की गई है पशु परिचायक सीधी भर्ती 2023। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 10वीं पास है। बात कर लेते हैं हम लोग पशु परिचायक पद की। तो इसमें नॉन टीएसपी जो पद है वो आए हमारे 5281 और अनुसूचित क्षेत्र मतलब टीएसपी वालों के जो है वो है 653 पद। तो कुल 5934 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। बात कर लेते हैं मोटी मोटी कि आवेदन जो है वो किस माध्यम से लिया जाएगा। तो हम सभी को पता है कि राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसको हम आरएसएस भी बोलते हैं, उसके माध्यम से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे और निश्चित ही एसएसओ आईडी पर जाकर आपको ये आवेदन करना है। सिटीजन एप्लीकेशन में जाकर आपको ये आवेदन करना है रिक्वायरमेंट पोर्टल पे। बात करते हैं इस बार इस भर्ती में जो आवेदन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे एक बार ये पंजीकरण प्रणाली, मतलब जो ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली है, उसके माध्यम से लिए जाएंगे, जिसमें कि आपको एक बार फीस जमा करानी है। उसके बाद भविष्य में आने वाली जितने भी फॉर्म है, जितनी भी वैकेंसी है, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस जमा नहीं करानी है। तो ई मित्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग फीस की। तो 600 रुपए फीस रखी गई है जो हमारे जनरल और ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके लिए। उसके बाद बात करें नॉन क्रिमिनल श्रेणी की ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी के लिए 400 रुपए फीस रखी गई है और दिव्यांगों के लिए भी 400 रुपए फीस रखी गई है। निश्चित ही थोड़ी सी फीस ज्यादा कर दी गई है, पर ये मान के चलिए एक बार आपने फीस दी उसके बाद कोई भी वैकेंसी है, निश्चित ही आज कल या परसों आचार संहिता से पहले पहले आप देखेंगे कि एक बम्पर भर्ती आने वाली है। तो आपको एक ही बार आवेदन करना है, फिर उसके बाद आप सभी भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसको दोबारा इसमें कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं मोटी मोटी। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो श्रेणीवार वर्गों का जो वर्गीकरण दिया गया, आरक्षण दिया गया है, नॉन टीएसपी की बात करें, जो नॉन टीएसपी उसकी बात करें
तो ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि 5281 पद है, उनका विवरण दिया गया है, जिसमें कि सामान्य SC ST और OBC MBC और जो हमारा EWS, इनकी सभी के पद दिए गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। जैसे अगर मोटी मोटी बात कर लें तो करीब जो हमारे जनरल है उनके ये पद है, जिसमें 1334, 381, 152 और 38 जो कि सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता के पद है। ऐसे ही SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के दिए गए हैं। OBC की बात कर ले तो लगभग 800 पद तो हमारे, 769 पद तो है हमारे जनरल के, फिर 220 महिलाओं के, और उसके बाद विधवाओं के 88 और परित्यक्ता के 21। तो ये विवरण दिया गया। इसके साथ ही जो क्षैतिज विवरण है, जो हमारी विशेष कैटेगरी होती है उनके लिए भी दिया गया है। इसकी चर्चा कर ले हम लोग। इसकी चर्चा करें तो हम देखेंगे कि सामान्य जो 653 पद है, ये जो क्षैतिज आरक्षण है विशेष योग्यजनों के लिए, उनके दिए गए हैं 105 पद खिलाड़ियों के लिए दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बात करें हम लोग कुल पदों की बात करें तो 230 पद दिए गए हैं जनरल के अंदर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में भी अन्य पद दिए गए हैं। तो ये आप विस्तृत आवेदन जो है हम अभी हमारे जो इस वीडियो का लिंक है उसके अंदर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, कमेंट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बात करते हैं हम लोग आगे, तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें दी गई वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नोट डाला गया है। नोट में सबसे पहले यह है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। मतलब जो TSP वाले हमारे भाई बंधु है वो भी नॉन TSP वाले पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। और यदि अभ्यर्थी का चयन जो है नॉन TSP और TSP दोनों में हो जाता है तो उसको एक शपथ पत्र या विकल्प पत्र भर के देना पड़ेगा कि मैं इन दोनों में से किसको लेना चाहता हूं। तो ये बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण भी, इसलिए इन्होंने नोट दे दिया। इसके बाद बात करें कि अनुसूचित क्षेत्र के उक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र, मतलब जो राजस्थान का TSP क्षेत्र है उसके स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। बाहर के जो निवासी है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते, वो जो है नॉन TSP वाले में ही आएंगे। बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण लागू होगा महिलाओं के, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों और विशेष योग्यजनों के लिए। हाँ, एक चीज और देखिए कि पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसका जो एग्जाम है वो हो रहा है अप्रैल 2024 में हो रहा है, तो लगभग इसके एग्जाम में आप मान के चलिए 6 से 8 महीने हैं, तो 8 महीने में हो सकता है कि कोई बदलाव हो जाए। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी भी हो सकती है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों में भी परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए बीच में अगर सरकार द्वारा कोई आरक्षण संबंधी संशोधन प्रस्तुत करता है तो वो भी इसके अंदर लागू होगा। बात करते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जिसका जितना लाभ है उसको उतना दिया जाएगा। इसमें एक बात और लिखी है कि कार्मिक विभाग के 2 की अधिसूचना जो 17 जनवरी 2013 को जारी की गई, जिसमें कि यदि OBC MBC, जहां स्पष्ट लिखा है देखिए यहां इसके अनुसार पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए इसमें जो है वो नियम लागू किया गया है, 40% आपको मिनिमम मार्क्स लाने। अभी हम इसमें सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको 40% मार्क्स लाने हैं। तो ये देखिए कि अगर 40% मार्क्स नहीं आते किसी कैटेगरी में तो उसकी जो सीटें हैं वो रिक्त छोड़ दी जाएगी। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए बैकलॉग छोड़ दी जाएगी और 3 वर्षों बाद उसको सामान्य द्वारा भर्ती किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें और क्या दिया है। महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो 30% ही रहेगा, इसमें स्पष्ट लिखा गया है 30% रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं इसकी पात्रता की। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए स्पष्ट है पात्रता, क्योंकि जब तक पात्रता हासिल नहीं होगी तब तक आप इस परीक्षा को नहीं दे सकते। तो इसमें है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड या सेकेंडरी के समतुल्य, मतलब आप अगर 10वीं पास है किसी भी बोर्ड से, चाहे राजस्थान के हो चाहे राजस्थान के बाहर के हो, आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हो। इसके अतिरिक्त जो है हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वैकेंसी राजस्थान की है, इसमें जो सिलेबस है वो राजस्थान से रिलेटेड है, तो आपको राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, जो कि ये पाठ्यक्रम के माध्यम से आपको जांच लिया जाएगा। बात करते हैं परीक्षा का मॉडल कि परीक्षा किस प्रकार से होनी है, पैटर्न क्या रहना है। तो देखिए इसमें 3 पैटर्न दिए गए हैं और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि
जो पैटर्न चाहेगी बोर्ड वो उसके माध्यम से इसको एग्जाम को लिया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, इसको समझिएगा कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से हो, मतलब ये कहना चाह रहा है एक तो आपसे वो लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू दोनों से ही आपके एग्जाम ले सकते हैं। देखिए 10वीं पास परीक्षा में जहां 6000 पद हो और इतने सारे अभ्यर्थी जहां आवेदन करेंगे वहां एग्जाम के साथ इंटरव्यू लेना संभव नहीं है। तो दूसरी बात कर लें तो साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाए, मतलब ये कह रहा है कि पहले एग्जाम ले लेंगे फिर हम साक्षात्कार ले लेंगे। यहां ये कह रहा है कि पहले हम मुख्य परीक्षा लेंगे, उससे पहले हम क्या ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे। तो ये दोनों ही जो तरीके हैं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये प्रयोग में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, लिखित या साक्षात्कार, मतलब या तो लिखित परीक्षा करा ले या फिर वो इंटरव्यू ले ले। होने से पहले जहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाए, इसका मतलब है यहां लगा दिया तो इसका मतलब यही प्रयोग में आने वाला है कि वो लिखित परीक्षा करेंगे। हो सकता है 2 चरणों में ले ले, हो सकता है 1 चरण में ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। आपको जो है एग्जाम जब आपका होगा उससे पहले आपको शैक्षिक अर्हता हासिल करनी पड़ेगी और फॉर्म भरते वक्त अगर आप अपीयरिंग हैं, 10वीं में हैं इस बार या 10वीं पास कर रहे हैं तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्य योग्यता की बात करें तो स्वस्थ होना चाहिए, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए, जो हमारे चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनाने होने चाहिए, बन के इसमें लगेंगे। बात करते हैं राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु की बात कर लेते हैं, आयु में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार बहुत अधिक उम्र के लोग भी जो है इस परीक्षा को देने वाले हैं। बात करते हैं 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष हो जाना चाहिए और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष की आयु का नहीं हो, 40 से ऊपर वालों को नहीं होगा। बट अगर वो किसी विशेष कैटेगरी से है तो उसको आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाएगी। बात करते हैं आयु सीमा में छूटों की बात करें तो SC ST और OBC और अति पिछड़ा वर्ग EWS वाले जो MBC और EWS वाले जो है उनको 5 वर्ष की, मतलब ये जो है 45 वर्ष की आयु वाले लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC MBC और EWS में आते हैं, वो 45 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं सामान्य महिला वर्ग, जो सामान्य की महिलाएं हैं वो भी 45 वर्ष की आयु की जो महिला है वो आवेदन कर सकती है। SC ST OBC EWS और MBS वाली जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, महिलाओं को 5 वर्ष, जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको 10 वर्ष की, मतलब वो 50 वर्ष की आयु में भी इसका आवेदन कर सकती है। तो ये मान के चलिएगा कि जनरल पुरुष को छोड़कर सभी 45 वर्ष वाले और विशेषकर जो महिलाएं SC ST OBC MBC और EWS की हैं वो 50 वर्ष की आयु वाली महिलाएं भी इसका आवेदन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा और। तो ये अलग अलग जो आयु सीमा में छूट है वो भी दी गई है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, हाँ पेंशन का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पेंशन का राजस्थान सरकार ने जो है वो आपके नोटिफिकेशन में लिख दिया कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी, मतलब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम OPS दिया जाएगा, जिसके तहत जो है विशेष जो घोषणा की गई थी वो घोषणा जो है राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर भी लागू कर दी है कि जो अब हमारे कोई भी कर्मचारी जो राजस्थान सरकार में भर्ती होंगे वो सब पुरानी पेंशन स्कीम या हम कहें OPS जो है लागू उनके ऊपर की जाएगी। विवाह पंजीयन की बात करें तो राजकीय सेवा में नियुक्त विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य है। निश्चित रूप से आपसे विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है कि कब से कब तक ये फार्म भरे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कब से कब तक भरे जाएंगे। बात करें हम लोग फॉर्म्स की तो देखिए ये जो फॉर्म्स है ये 13 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 को मध्य रात्रि 23 मतलब 12 बजे तक जो है जमा करा सकते हैं ऑनलाइन, और 13 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच वेबसाइट पर भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है आप जो है आवेदन ई मित्र के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, इसका मतलब 12 नवंबर को दीपावली है और 11 नवंबर दीपावली से एक दिन पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप अक्टूबर के माह में ही आवेदन कर लीजिए। बात करते हैं परीक्षा की दिनांक व माह, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि अप्रैल से जून माह 2024 में जो है ये परीक्षा आयोजित
की जाएगी। इसकी जो सूचना है वो आगे वो देने वाले हैं। तो आपके पास ये देखिए अप्रैल से जून, अगर बात कर ले हम अप्रैल की ही, तो अप्रैल में ही आज की डेट में कम से कम 6 माह से अधिक का समय, 6 माह से अधिक का समय आपके पास रखा है। इसका अभी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर सिलेबस है, बहुत ही इजी सिलेबस है। तो इसके लिए आप जो है आराम से अप्लाई कर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि पद भी कम नहीं है। 6000 पद आज के समय में, जब इतनी बेरोजगारी है और एक अच्छी सैलरी के साथ आपको ये पद जो है दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र जो है वो ऑनलाइन जारी किए जाएंगे एग्जाम से पहले। अनापत्ति ओबी एनओसी जो है, अगर कोई पहले से सरकारी नौकरी में और इसको देना चाहता है तो उसको अपने विभाग से एनओसी देनी पड़ेगी। नियुक्ति की अयोग्यता की बात करें तो कोई भी पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित या नियुक्ति के पात्र नहीं माना जाएगा। मतलब एक से अधिक पत्नी वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अगर सरकार की तरफ से कोई छूट दी जाती है विशेष आधार पर तो वो दे सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें किसी महिला आवेदक जिसने एक से अधिक पुरुषों से विवाह किया है, उसको भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऐसा है जिसने ऑथेंटिक रूप से ये कर रखा है तो वो इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या दिया है इसमें। अगर हम बात करें हम आवेदन कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण है आवेदन भरने के लिए। तो देखिए आवेदन के लिए इन्होंने स्पष्ट किया है कि आप जिस श्रेणी में है आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आपको, जैसे कि ओबीसी में अगर आप देना चाहते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो याद रखिएगा आवेदन भरने से पहले इसके नियम व शर्तों का अध्ययन करिएगा और उसके बाद ही आपको जो है आवेदन करना है। निश्चित ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाता है। तो आप जो है जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है पर वो आवेदन कर दीजिए और समय से पूर्व उसको बनाकर तैयार रखिएगा, ताकि आपसे जब भी मांगा जाए तो आप आसानी से उसको उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग इसके फॉर्म भरने के तरीके पे। और अब हम बात करते हैं परीक्षा से संबंधित जो है श्रुति लेखक। यदि कोई दिव्यांग है, नेत्रहीन है और अल्प नेत्रहीन है या फिर शारीरिक रूप से अपंग है या हम कहें निशक्त जन है, हमारे दिव्यांग जो साथी है उनको जो है श्रुति लेखक की जो है सुविधा इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि आप आसानी से एग्जाम दे सके। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की बात करें तो मूल दस्तावेजों की जांच जो है एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके समय आपको जो है प्रस्तुत करने हैं, और उसका लाभ तभी तय होगा जब आप एग्जाम से पूर्व सारी शैक्षिक योग्यताएं जो हासिल कर लें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं हम लोग इसके अंतिम पार्ट की ओर चलते हैं, जिसमें कि इसकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए परीक्षा आयोजित होनी है और परीक्षा में क्या स्कीम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपके पास 6 महीने हैं और 6 महीनों में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो हम आपको लगातार जो है समय समय पर इससे रिलेटेड जो है अपडेट देते रहेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की संख्या की बात करें, 2 भागों में होगा, भाग ए व भाग बे। 2 भाग होने हैं। भाग ए के अंदर 105 प्रश्न आने वाले हैं, अंक भी 105 है, 3 घंटे की अवधि मिलने वाली है दोनों पेपरों के लिए। बात करते हैं भाग बे की, इसमें 45, तो कुल 150 प्रश्न 150 अंकों के, और जो समय अवधि है वो भी 3 घंटे की मिलने वाली है। इसमें जो इस बार नया ट्रेंड जो हमारे बोर्ड द्वारा लाया गया वो क्या है कि इन्होंने 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है हमारी उसको 1/4 कर दिया। अब तक जो है वो 1/3 होती आई है, मतलब एक गलत प्रश्न पर आपके एक सही प्रश्न के 33% अंक कट जाते थे। इसका मतलब है कि 3:1, मतलब 3 आपने अगर गलत किए हैं तो एक सही जो प्रश्न है वो आपका डिलीट हो जाता था। अब जो है वो 1:4 का मतलब ये हो गया कि अब जो है 25% अंक ही कटेंगे सही प्रश्न के। इसका मतलब ये हो गया कि आप 4 प्रश्न अगर गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा। ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए यहां ये लिखा है कि आपको न्यूनतम 40% अंक लाने हैं। अभी जो भर्तियां जितनी भी हो रही है उनमें ये ट्रेंड देखा गया है कि किसी किसी कैटेगरी में लोग ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जितने पद है उतने ही नहीं मिल पा रहे हैं। विशेषकर फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती उसमें हमें देखने को मिला, और इसी को देखते हुए जो बोर्ड ने है ये 25% का नियम लागू किया है, ताकि मेरिट बढ़ जाए कोई बात नहीं, पर मिनिमम जो 40% अंक है
वो तो कम से कम अभ्यर्थी को प्राप्त हो जाए और सभी कैटेगरी में जो है अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाएं। किसी किसी सब्जेक्ट में तो ये स्थिति है कि बहुत सारी कैटेगरियों में तो एक भी व्यक्ति जिसके पास 40% के अंक हैं उस विषय में वो है ही नहीं किसी पेपर में। तो आपको इस पेपर में न्यूनतम 40% अंक, इसका मतलब ये हो गया कि आपके अगर 150 का पेपर है तो आपको कम से कम 60 नंबर तो लाने ही होंगे, तभी आप इसमें योग्य माने जाएंगे। और इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती, चाहे किसी कैटेगरी का हो, आपको न्यूनतम 40% अंक तो लाने ही पड़ते हैं। तो आपको कम से कम 60 अंक लाने जरूरी है। बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 70% भाग है जिसको हम 105 के माध्यम से कह रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या आने वाला, उसमें आने वाला राजस्थान के विशेष संदर्भ में माध्यमिक स्तर के, देखिए स्पष्ट कर दिया इन्होंने क्या कर दिया, माध्यमिक मतलब 10वीं लेवल के, 10वीं लेवल के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान। इसका मतलब है कि आप कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उसमें जो सिलेबस दिया है, उसमें जो कंटेंट दिया है उसको कंठस्थ कर लीजिए, पेपर बाहर नहीं जाने वाला है। बात करते हैं गणित, कक्षा 10 तक की गणित, नॉर्मल जो गणित आती है 10वीं तक की, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सामान्य अध्ययन, आप देखिए राजस्थान का सामान्य अध्ययन की बात कर रहा है तो कक्षा 6 से 10वीं तक का जो राजस्थान सामान्य अध्ययन है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, वो भी इसके अंदर पूछा जाएगा। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति सामयिक विषयों पर समाविष्ट है। केवल आपको जो है करंट अलग से पढ़नी है, बाकी इस पार्ट के अंदर जितना भी सिलेबस है, अगर आपने एक बार कक्षा 6 से 10वीं तक की जितनी भी पुस्तकें हैं जिसमें विज्ञान, गणित, राजस्थान अध्ययन और जो एसएस वाली सामाजिक विज्ञान वाली पुस्तकें हैं जिसमें भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला ये सब पूछी जाती है, वो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 70% अंक तो यहीं से आने हैं। एक करंट और पढ़नी है आपको, लगातार हम करंट की क्लासेस लेके आते हैं हमारे चैनल पर, और साथ ही हम कक्षा 6 से 10वीं तक की जो हमारी पुस्तकें हैं उनसे भी अध्ययन आपको प्रारंभ कराने वाले हैं। तो निश्चित रहिएगा, आपको कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, एक बुक का सेट अपने पास रखिए, एक जो है हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। बात करते हैं 45 प्रश्नों की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निश्चित रूप से पशु परिचयक भर्ती है, तो ये मान के चलिएगा कि पशुओं से संबंधित जो चीजें हैं वो इसमें आने वाली है। देखिए ध्यान क्या देना है, देखो क्या पूछा जाएगा। बात करते हैं पशुओं की देसी नस्लों के बारे में, तो हम जीके में सामान्य ज्ञान के अंदर हमेशा पशुओं की नस्लें, भेड़ों की नस्लें, ऊंटों की नस्लें, इनके बारे में लगातार पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं। बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान, तो ये हमारी जो योजनाएं चल रही है या जो सेंटर बने हुए हैं, जो केंद्र बने हुए हैं, उनके बारे में इसमें पूछा जाएगा। बात करते हैं संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित आहार, चारा फसलें, चारा का विकास, ये देखिए स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं के अंत परजीवी रोग, ये विज्ञान से रिलेटेड हो गया, आपको विज्ञान में आसानी से मिल जाएगा। पशुओं में टीकाकरण, पशु प्रसार, भेड़ बकरियों स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध, अंडों, देशी राज्य में उत्पादन, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों का उत्पादकता, प्रति पशु दूध उत्पादकता, ऊन वितरण, भार, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं चमड़े की हड्डियों का प्रयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए, पॉलीथीन से पशुओं को पर्यावरण में हानि, ये सारे ही जो टॉपिक है ये बहुत ही सामान्य ज्ञान वाले टॉपिक है और आपको जो है ये उपलब्ध हो जाएंगे। या तो आपको ये विज्ञान से उपलब्ध होंगे, विज्ञान वाला जो पोर्शन होता है जिसमें पशु या हम कहें जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं, उसमें ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद बात करें पशु बीमा, तो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है वो इसके अंतर्गत आएगी। पशु मेले बहुत ही फेमस है राजस्थान के अंदर, पशु मेले, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पशु जनगणना, जो हमारी जनगणना आती है पशु जनगणना, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। गोबर मूत्र साफ सफाई महत्व, उचित पशुधन उत्पाद विपणन, डेयरी विकास में गतिविधियां, पशुपालन विभाग की योजनाएं, तो पशुपालन से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं आप अगर लेके बैठोगे तो आप ये मान के चलिए कि 200-300 पॉइंट्स में ये सारी योजनाएं निपट जाएगी आपकी, और एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाना है। ये सारे ही वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो ये वाला सिलेबस इतना कठिन नहीं है, आप मान के चलिएगा कि आप अगर इसको तैयार करने बैठे तो 1 महीने में पूरा ये वाला सिलेबस तो आपका पूरा कंप्लीट आज डेट तक तैयार
हो सकता है। बात रही इसकी, तो आप लगातार अगर कंपटीशन से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप इसको कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। लगातार इससे रिलेटेड जो वीडियो है आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज के लिए इतना ही था इसमें, कि सिलेबस इन्होंने दे दिया है, वेतनमान इन्होंने बता दिया है, फॉर्म भरने का तरीका बता दिया है, डेट आ चुकी है, पद बता दिए गए हैं। निश्चित ही अप्रैल मई जून ये लास्ट जो 3 महीने हैं 2024 वाले, आप देखिए उसमें आप जो है इस एग्जाम को देने वाले हैं और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। सिलेक्शन इसलिए भी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ी मात्रा में 6000 पदों की भर्ती आई है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसकी जो वेतनमान है बहुत अच्छा लेवल पे मैट्रिक्स लेवल 1 दिया गया है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 दिया गया है। तो आप निश्चित ही इसमें एक अच्छे वेतनमान के साथ अपने सरकारी जॉब का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस भर्ती से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है जो आपको पता करना हो, या उसमें इस वीडियो में आपको उसका आंसर नहीं मिला है, तो आप हमारे से कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट कीजिएगा, और इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे जो ये हमारा विज्ञप्ति, इसको मैं आपको कमेंट के मैं पिन करके देने वाला हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।